मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं मध्य प्रदेश गर्जना से अनिल सारस्वत। आज हम चर्चा करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना विदेशी नागरिक एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1985 को की थी। तब हमारा देश स्वतंत्र था। चूंकि देश में तब कोई राजनीतिक दल नहीं था, लिहाजा यही पहला राजनीतिक दल बना। यह तो नहीं कहा जा सकता कि एओ ह्यूम ने भारतीय राजनीति को मजबूत करने के लिए या नई दिशा देने के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी। एओ ह्यूम का उद्देश्य तो एक राजनीतिक दल बनाकर देश की राजनीति पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा करना था। इसे संयोग ही कहा जाए कि कांग्रेस के बैनर तले देश के तत्कालीन नेताओं द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंततः देश स्वतंत्र हो गया। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि देश में कोई राजनीतिक दल नहीं था, लिहाजा आज़ादी भी कांग्रेस के आंदोलन से ही मिलना थी। देश के सभी नेता इसी बैनर तले इकट्ठे हुए, लिहाजा देश की स्वतंत्रता में अंग्रेजों ने जो भी शर्तें लगाईं, उन शर्तों में देश का जितना अच्छे से अच्छा निर्णय हो सकता था, इन नेताओं ने किया। इस दौरान कांग्रेस में गुटबाजी भी रही। प्रमुख रूप से नरम और गरम दो गुट की चर्चा करना जरूरी है। गरम गुट ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। चूंकि छोटा वीडियो बनाना है, लिहाजा नामों का उल्लेख नहीं किया जा सकता, किंतु आज का बच्चा भी गर्व करता है जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां का नाम सुनता है तो उस बच्चे में क्रांति का खुमार उत्पन्न हो जाता है। कोई भी संगठन किसी 10-20 नेताओं के निर्णय से नहीं चल सकता। इसी आधार पर समय समय पर तत्कालीन नेताओं ने देश के हित में निर्णय लिए। समयानुसार शिखर स्तर के नेताओं की टीम भी बदलती रही। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी से लेकर आज तक 87 अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं, जो इन 87 में सम्मिलित नहीं हैं। 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिलने के बाद देश के राजकाज में कांग्रेस की भूमिका रही है। यहाँ यह चर्चा करना भी आवश्यक है कि कांग्रेस के जो भी नेता थे, उनमें से ही सरकार का गठन होना था। लिहाजा सभी नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू को एक मत से प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया। मैं से सिर्फ इन दो नामों का ही उल्लेख सरकार के निहित इसलिए कर रहा हूँ कि प्रमुख रूप से देश के लिए यह दो पद ही विशेषतः सर्वोत्कृष्ट होते हैं। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में सभी सदस्य निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ थे। देश में जो अंतरिम सरकार बनी थी वह कांग्रेस के नेताओं की थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी नेता का इतना प्रभाव था कि वह बिना सर्वसम्मति की सरकार में कोई भी पद ग्रहण कर सकता था। 1952 में लोकसभा के पहली बार चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। जानकारी के लिए बता दूं कि इस चुनाव में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी को 12, आचार्य कृपलानी जी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9, हिंदू महासभा को 4, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ को 3, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 2 सीटें मिली थीं। खास बात यह है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक जवाहरलाल नेहरू ने प्रचार अभियान में उस समय 40,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए करीब 3.5 करोड़ लोगों को संबोधित किया था। तब यह असाधारण कार्य था। आज के नागरिकों को यह जानकारी हो कि इसके लिए लोहे की 2 करोड़ 12 लाख मतपेटी बनवाई गई थी। करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे।
लोकसभा का दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। इस चुनावी जलसे के मुखिया भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेहरू के खिलाफ कांग्रेस के भीतर भी नेतृत्व का कोई अंतर्द्वंद नहीं था। सभी कांग्रेसी छत्र अब भी नेहरू के आगे नतमस्तक थे। विपक्ष में एकता नहीं थी, वह कई दलों और गुटों में बटा हुआ था। इसलिए लोकसभा की 494 सीटों में से 371 यानी 3/4 सीटों से अधिक सीटें जीतने में कांग्रेस सफल रही। तीसरा आम चुनाव भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा। इसमें 494 सीटों में से कांग्रेस को 361 पर विजय मिली। 1967 का आम चुनाव नेहरू जी की अनुपस्थिति में लड़ा गया। चौथी बार सरकार कांग्रेस की बनी, किंतु इस बार प्रदर्शन फीका रहा। यहाँ से इंदिरा गांधी का युग प्रारंभ हुआ। देश की 5वीं लोकसभा का चुनाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा और 518 सीटों में से 352 पर जीत दर्ज की। आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुआ और कांग्रेस को महज 154 सीटें ही जीतने में सफल हो सकी। 1980 में लोकसभा का चौथा चुनाव जो उपचुनाव जो कि मध्यावधि चुनाव के रूप में हुआ था, इंदिरा गांधी के ही नेतृत्व में लड़ा गया। इस चुनाव में कांग्रेस को 351 सीटें मिली। 8वीं लोकसभा चुनाव 1984 में हुआ। अचानक इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने से कांग्रेस को 409 सीटों का अपार बहुमत मिला। देश की कमान राजीव गांधी के हाथों में आ गई। 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की प्रचार के दौरान आतंकी संगठन ने हत्या कर दी। नेहरू परिवार के अंतिम व्यक्ति राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस की सरकारें तो बनी, किंतु नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति सत्तासीन नहीं रहा। नरसिम्हा राव 5 वर्ष और मनमोहन सिंह 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे। दोनों ही कांग्रेस के दलों से थे। नेहरू को आमजन चाहता था। कांग्रेस नेहरू के नाम पर चुनाव जीतती थी। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव हुए। सिर्फ 2.5 वर्ष का 1977 से 1980 तक ही इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं रहीं। इंदिरा गांधी के नाम से ही जनता कांग्रेस को वोट देती थी। आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि धीरे धीरे कांग्रेस सत्ता से बाहर होती गई और भाजपा की 2 बार लोकसभा और अनेकों राज्यों में सरकारें बनी। यूँ तो कांग्रेस स्थापना के बाद से ही नेता कांग्रेस छोड़कर जाते रहे हैं, किंतु 2014 से लेकर वर्तमान तक अनेकों नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। जाने का क्रम थमा नहीं है। हो सकता है कि मेरी YouTube आते आते और भी कई दिग्गज कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो जाएं। भाजपा जो सत्ता में लगातार बढ़त ले रही है, इसमें यह तथ्य अधिक क्रियाशील है। अधिकतर नेता तो कांग्रेस छोड़कर ही गए हैं। भाजपा के चिन्ह से चुनाव जीतकर भी आए हैं। एक बेहतरीन नेता का सुरक्षित वोट बैंक रहता है, वह कांग्रेस में हो या भाजपा में, उसकी लोकप्रियता पर मत तो प्राप्त होते ही हैं। इसलिए कांग्रेस के आयात किए गए नेता भाजपा को सत्ता में बनाए रखने का एक बहुत बड़ा कारक भी है। अनेकों राज्यों में कांग्रेस के समूचे विधायक ही भाजपा में गए और सरकार बना ली। सबसे बड़ा तथ्य यह है कि जिस पार्टी के नेता के नाम पर वोट मिलते हैं, उस पार्टी में बगावत नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस को वोट मिलते थे, लिहाजा नेता जानते थे इंदिरा गांधी को छोड़ना सत्ता गंवाना है। कोई नेता पार्टी के अनुशासन को नहीं तोड़ता था। यदि किसी ने तोड़ा है तो उसे त्वरित कार्रवाई कर पार्टी से निकाल दिया जाता था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। फिर जो कांग्रेस छोड़कर गए तो वह नेता राजनीति से गायब ही हो गए। आज की स्थिति भाजपा की है। मोदी के नाम पर
व्यक्ति जीतता है, इसलिए बगावत होने का सवाल ही नहीं उठता। वह जानता है कि भाजपा छोड़ने का अर्थ है राजनीतिक जीवन का अंत। कांग्रेस से छोड़कर जो नेता भाजपा में थोक में जा रहे हैं, वह भी सत्ता के खातिर ही जा रहे हैं। यह भी इन नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस तो दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है, इसलिए उन्हें सत्ता लाभ सुविधाएं तो लंबे समय तक मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए भाजपा में जाकर सत्ता का सुख ले लिया जाए। जो भी गए हैं उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है। एक बात और है कि कांग्रेस से जो नेता आ रहे हैं, भाजपा उन्हें सत्ता सुख तो दे ही रही है, पदोन्नति भी कर रही है। भाजपा का वह नेता या कार्यकर्ता भी नाराजी नहीं दिखा रहा है। जिस क्षेत्र में वह बरसों से सत्ता के सुख की बाट जो रहा था, अचानक आयात हुए नेता को ही टिकट मिलेगा, अर्थात भाजपा का जो स्थायी नेता काफ़ी वर्षों से बाट जो रहा था, वह बगावत नहीं कर रहा है। अक्सर ऐसा होता नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल में स्थापित नेता किसी दूसरे नेता को टिकट देने से अमूमन विद्रोह की स्थिति में आ जाते हैं। यह भाजपा के साथ फिलवक्त कारक काम नहीं कर रहा है। वह बगावत नहीं कर रहा है। वह नेता जानता है कि भाजपा के अतिरिक्त कोई ऐसा दल नहीं है उसे सत्ता सुख दे सके। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है जैसे कुछ तो जाकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। 1990 के बाद से ही कांग्रेस के कड़वे दिन शुरू हुए हैं। सीधी सी बात, राजीव गांधी के बाद कांग्रेस का परिपक्व आला कमान ही नहीं मिला। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते अनेकों नेता कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बना चुके थे। नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। जब कांग्रेस पूरी तरह डूबने लगी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अलग पार्टी भी बना ली थी, उन सहित सभी नेता सोनिया गांधी के पास गए। तब जाकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार किया। सोनिया के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस 10 वर्ष तक सत्तासीन रही। इसके पश्चात अर्थात 2014 के बाद तो कांग्रेस की लोकप्रियता का ग्राफ निरंतर गिर रहा है। 16 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई। हालांकि इससे पूर्व वह पार्टी के उपाध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम बना ली थी। इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हासिल किया, उसमें से बड़ा हिस्सा तो मोदी दल बदल कराकर ले गए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी ने जो भी नेताओं की पूंजी इकट्ठा की थी, उसमें से बहुत सा भाग तो मोदी भाजपा ज्वाइन करा चुके हैं। जिन प्रदेशों में कांग्रेस बहुमत के करीब थी, वह राज्य भी जिनमें कांग्रेस सरकार भी बना चुकी थी, वह भी भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर कांग्रेस को सत्ता विहीन कर दिया। जैसे जैसे कांग्रेस से विधायक नेता सत्ता से दूर होते चले गए, वैसे वैसे ही नेताओं ने कांग्रेस के जहाज को डूबने वाला मानकर कूद कूद कर बाहर भी चले गए। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात तो कांग्रेस नेता विहीन हो गई। जैसे तैसे कर अंतरिम अध्यक्ष के पद पर सोनिया गांधी आसीन है, किंतु कांग्रेस के ही नेताओं ने इतना कमज़ोर मान लिया है, उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट, और मेरा उद्देश्य कितने और कौन कौन नेता कांग्रेस से छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं, उनके नाम गिनाना कतई नहीं है। वर्तमान में स्थिति यह है कि जब पार्टी में कोई विवाद पैदा होता है तो उसका समाधान कांग्रेस का नेतृत्व समय समय पर नहीं कर पा रहा है। दूसरे, कांग्रेस से भाजपा नेता या विधायक नहीं तोड़ रही है, बल्कि कांग्रेस के नेता खुद ही भाजपा में जा रहे हैं। आला कमान कोई निर्णय भी ले ले तो उसका अंत भी सकारात्मक दिखाई देगा, ऐसा नहीं लगता। वर्तमान में राजनीति का दौर सत्ता सुख पाना है, जल्द से जल्द तरक्की चाहिए। इंतजार और निष्ठा लगभग समाप्त हो चुकी है। फिलहाल कांग्रेस के पास चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं है जो चुनाव में मतदाता को सीधा जोड़ता हो।
कांग्रेस में इंदिरा गांधी आखिरी चमत्कारी नेता थीं। यह भी मान लिया जाना चाहिए कि यदि बिल्ली के भाग से छींका टूटा तो यही नेता जो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, आला कमान की बात नहीं सुन रहे हैं, वह लाइन लगाकर कांग्रेस में आने के लिए आतुर रहेंगे। राहुल गांधी को राजनीति करना है तो वह सभी गुण अपनाना होंगे जो आज की राजनीति के लिए आवश्यक हैं। यदि आप आदर्श नेता बनना चाहते हैं तो फिलहाल राजनीति में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आज भी नेहरू गांधी परिवार की देश में साख है, भले ही वह न्यूनतम स्तर तक मान ली जाए। यदि कांग्रेस को सक्रिय रूप से जीवित रखना है तो राहुल या प्रियंका को अध्यक्ष का पद संभाल लेना चाहिए। राजनीति में बच्चों जैसी जिद नहीं चलती। वह युग गया जब जिम्मेदारी लेकर पद त्याग दिया जाता था। यदि ऐसा होता तो 2 सीटें जीतने वाली भाजपा आज देश की राजनीति में एक छत्र राज न कर रही होती। रही बात आदर्श राजनीति की, तो देश के अन्य दलों का अध्ययन कर लेना चाहिए। जो राजनीतिक दल फल फूल रहे हैं वह कितने आदर्श मार्ग पर चल रहे हैं। सोनिया गांधी की उम्र अब अधिक भागदौड़ करने की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा कांग्रेस को एक सक्षम तत्काल निर्णय लेने वाले नेतृत्व की ज़रूरत है। इसके साथ यह भी सोचने की ज़रूरत है कि नेहरू गांधी परिवार से देश का एक बहुत बड़ा मतदाता दिल से लगाव रखता है। इसलिए राहुल या प्रियंका दोनों को सक्रिय रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना ही चाहिए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब देश के राजनीतिक परिदृश्य से कांग्रेस गायब हो जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।